सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट राजन सीरीज से हिंदी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है शाम के 5 बजे। और जैसे कि हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे पूरा ख़त्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा ख़त्म कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। जो बालक होते हैं उनको कहानी पसंद क्यों होती है। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसलिए जो बालक होते हैं वो कहानी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लाइफ से उस कहानी को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जो भी पहले जीवन में घट चुका है उसी पर नई कहानी के रूप में बताया जाता है, इसलिए वो कहानी क्या होती है, इंटरेस्टिंग लगती है। हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। प्रश्न नंबर 3 है कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। मतलब कहानी के महत्व क्या क्या है, ये तो यहाँ पर आंसर होगा कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी के साथ कर सकते हो। देखिए, 4th प्रश्न है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। और आप सभी को पता है लोक कथा जो होता है वो राजघराना से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला 5th प्रश्न है कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वाचन 2 टाइप के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है और इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है अक्षर को मिलाकर शब्द, शब्द को मिलाकर वाक्य, ठीक है, और वाक्य को मिलाकर पूरा एक सेंटेंस या आप कह सकते हो कि पूरा एक निबंध बनकर तैयार होता है। तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि, निरर्थक ध्वनि। शब्द किसे कहते हैं। अपने जो भी भाव है दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का हम यूज करते हैं और इन ध्वनियों के मेल को हम क्या बोलते हैं, वर्ड यानी शब्द कहते हैं। 8वां जो प्रश्न है कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों, यहाँ पे होगा शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहे। ठीक है, क्योंकि तभी तो उपयोगी माना जाएगा। अगर शिक्षक एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है तो छात्र नहीं, छात्र क्रियाशील रहता है तो शिक्षक नहीं, तो फिर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 8वां के गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण एवं जो शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील रहे। अगला 9वां प्रश्न है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। जो विद्यार्थी है इसकी गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट से बाल सभा के द्वारा कर सकते हैं। विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव एवं अन्य समारोहों की, यानी जो भी समारोह है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सभी क्या है, हम इनके द्वारा एक विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन कर सकते हैं। अंताक्षरी, बाल सभा, समारोहों, वार्षिक उत्सव, विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, अगला जो 10 प्रश्न है, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो पद्य में जो होता है यानी पद्य यानी कविता, पद्य में गति तथा लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। पद्य की रचना जो होती है छंदबद्ध या छंद युक्त होती है, लेकिन जो गद्य में छंद का कोई स्थान नहीं होता, या आप सिंपल कह सकते हो इसका कोई उपयोग नहीं होता। क्लियर, तो ये गद्य एवं पद्य में अंतर डिफरेंट होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गद्य का अर्थ क्या है। तो गद्य का सिंपल जो अर्थ होता है कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं। और पद्य क्या होते हैं कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ अथवा मात्राओं के बंधन होते हैं उसे हम पद्य कहते हैं। तो ये दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं। 12 प्रश्न है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला जो इसका उद्देश्य हो जाता है कि वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग करना, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। तो ये क्या है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य हैं। अगला आपका प्रश्न है 13 की वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखिए इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं 6 टाइप के होते हैं, बट हिंदी में आप याद रख लीजिएगा वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, और भी ऐसे वाक्य हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। अगला जो आपका 14 प्रश्न है कि उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। उपसर्ग की परिभाषा क्या है और इनके 4 उदाहरण बताना है। उपसर्ग की जो परिभाषा हो जाती है, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर में अगर आप अ जोड़ देते हो तो आप सभी को मिलेगा नया वर्ड अमर। नैतिक में अगर अ जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, अनैतिक। क्रमण में अगर आप अतिक्रमण जोड़ देते हो यानी अति जोड़ देते हो तो अतिक्रमण। आलय में अगर न्याय जोड़ देते हो तो न्यायालय। तो इस तरीके से उपसर्ग की परिभाषा हो गया और उसका मतलब एग्जाम्पल हो गया। 15 प्रश्न है कि प्रत्यय का अर्थ और उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने पर कड़वाहट हो जाता है। अगला 16 प्रश्न है, समासिक पद किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे यानी ये आपका चाय और नाश्ता, तो यानी हमने चाय और नाश्ते को मिलाकर एक वर्ड बना लिया। क्योंकि हम कभी भी बोलते हैं, जैसे कि हम नहीं बोलते हैं ना, कभी कभी मतलब कभी कभार ऐसे बोलते हैं चाय चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अगर हमें कि चाय नाश्ता पी के जाइए या खा के जाइए, तो इस तरीके से चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड आते हैं आपके सामने वो क्या होते हैं, समास। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो आपका देखिए समास जो होता है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर मात्र 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम यहाँ बोले तो 5 हो जाते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुत सारे मतलब तत्पुरुष समास के भी अभी बहुत सारे हैं, लेकिन आप याद कर सकते हो समास 4 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से राजन सीरीज में दिया है। आप अगर ये भी लिख देते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ जो भी आप लिख रहे हो 4 या 5 प्रकार, तो उसको आपको मेंशन नीचे करना होगा। 18 जो प्रश्न है कि संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ एवं भेद क्या हो जाता है, वे शब्द जिनसे
व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि का नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 टाइप की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला जो प्रश्न है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम की जो परिभाषा हो जाती है, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, etc। 20 प्रश्न है कि सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के टाइप है। 21 प्रश्न की क्रिया के भेद लिखिए। तो क्रिया कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, और अकर्मक क्रिया जो होता है उसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्रिया के भेद हो जाती है। अगला जो 22 प्रश्न है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इंग्लिश में हमने डिस्कस किया था। देखिए 23 प्रश्न है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ होता है। तो द्रुत पाठ का जो अर्थ होता है यहाँ पर शीघ्रता से वाचन अथवा पढ़ना। अगला जो प्रश्न है कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्तियों द्वारा प्रकट किए गए भावों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वही अभिव्यक्ति कहलाता है। 25 प्रश्न है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। 26 प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन, etc। ये सभी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। 27 प्रश्न है कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या, ये सभी आ जाता है। 28 प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो अपने भाव तथा विचारों को लिख कर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। मानवीय विचारों को की अभिव्यक्ति अस्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि अक्षर का अर्थ क्या है। तो जो नाश व न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना और जुड़ गया यानी नहीं, यानी किसी भी अक्षर का नाश नहीं होना। अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार अक्षर का अर्थ जो होता है कभी जो नाश नहीं होता है। वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्तियों के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित किए जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। 32 प्रश्न है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। लास्ट आज का प्रश्न है कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं। शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये जितने भी हमने अति लघु प्रश्न डिस्कस किए बहुत ही ईजी है और इसमें कुछ भी समझाने, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वाचन शब्द इसी तरीके से ध्वनि क्या है, ठीक है, वाचन कितने प्रकार के हैं, ध्वनि कितने प्रकार के हैं, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, जो कि आप सभी को पहले भी इससे अवगत है। बस क्या करना है, हिंदी में आप सभी को रिवीजन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये वीडियो पहुँच सके और जो अपनी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और जिन किसी फ्रेंड ने वीडियो को लाइक किया उनको थैंक यू सो मच। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास एंड 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।